भ्रष्टाचार के बारे में बात किया, बहुत सारी बात कही। और इस सीक्रेट कमेटी ने रिपोर्ट जारी किया कि अगर इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, मतलब वहां की जो ब्रिटेन की जो सरकार है, यदि कंपनी पर तुरंत लगाम नहीं लगाएगी या तुरंत रेगुलेट नहीं करेगी तो कंपनी 3-4 साल में ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब दिवालिया घोषित हो सकती है। ऐसी कंपनी जो इतना ज्यादा मुनाफा में था एक टाइम पे 1717 के बाद, वो कंपनी गिरने वाली, जबकि वो खुद का शासन है वहां पर उनका। और दूसरा उन्होंने रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से आपका भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, इनको किसी भी प्रकार की संवेदनाएं भावनाएं नहीं, मतलब ये आपके पूरी तरह से क्या होगा, भ्रष्ट होते जा रहे हैं, ये अपने काम को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात कही गई थी कि भारत में इन्होंने जो लूट का प्रोग्राम शुरू किया था, ये लूट का प्रोग्राम एक तो पूरे भारत में फैल गया था और साथ साथ दूसरे देशों तक, यूरोप के अन्य देशों में बात चलने लगी थी कि जो ब्रिटेन अपने आप को बहुत ज्यादा सभ्य कहता है, जो सभ्य देश अपने आप को सभ्य, हम सेवा करने वाले लोग हैं, हम लोग एकदम संत महात्मा लोग हैं, जैसा उन्होंने प्रचार करके रखा हुआ था, वो प्रचार आपका धीरे धीरे क्या, उनको पता चल गया कि भारत में लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लूट करते हैं, कोई प्रशासन का काम नहीं करते, वहां पे जनता आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तकलीफ में थी। एक रिपोर्ट में एक और बात लिखी गई थी, आप लोगों को बताता हूँ। 1717 में 70 में बंगाल में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था उसी समय, सबसे बड़ा अकाल, और 30 लाख लोग मारे गए थे। उस जमाने में 30 लाख मतलब बहुत लोग होते हैं, और सरकार ने किसी प्रकार की सहायता नहीं की। और ये बात अमेरिका तक भी चले गया था, जहाँ पे कॉर्नवालिस वहां पर शासक, उन तक ये बात चली गई थी। और जब कॉर्नवालिस साहब के ब्रिटेन के लंदन पे आकर जब उन्होंने संसद में भाषण दिया, तो संसद में भाषण में जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करती थी, उनको खरी खरी उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा ब्रिटेन जो भारत में कर रहा है वैसा विश्व में कहीं भी नहीं हो सकता, यहाँ से ज्यादा अन्याय पूरे विश्व में कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूट का प्रोग्राम चल रहा है, लूट का काम चल रहा है, किसी प्रकार की प्रशासन का काम नहीं चल रहा है। और इसीलिए आपका 1771 की जब रिपोर्ट आता है 72 के लगभग आसपास, तब वहाँ के प्रधानमंत्री नॉर्थ के होश आएगा और उसको लगता है कि अब सच में हमको रेगुलेट करना है, जो हम इतनी बड़ी कंपनी बनाए हैं वो कंपनी डूबने वाली है। एक तो उनका स्वार्थ भी था और दूसरा उनका दिखावा भी था कि हमको प्रशासन भी अच्छा करना है। और इसलिए आप सब समझ गए होंगे कि अब क्या होने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये होने वाला है कि ब्रिटिश जो है, इंग्लैंड है, अब वो आपका कड़ा रुख अपनाएंगे, और कड़ा रुख अपनाते हुए वो क्या करेगा, आपका वो अब उन कंपनी और अधिकारियों को रेगुलेट करने का काम करेगा, यहाँ सब रेगुलेट करना प्रारंभ करेगा। अभी तक कंपनी कुछ भी काम करती थी तो रेगुलेशन का काम नहीं होता, छोटा मोटा रेगुलेशन था कि उनको अधिकार दिया जाता था, ठीक है, व्यापार का अधिकार और बढ़ा दिया जाता था, थोड़े बहुत अधिकार विस्तार करता था। लेकिन पहली बार आप क्या करेंगे, उनको लगाम कसना क्या करेगी, प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उनकी बदनामी भी हो रही थी और कंपनी भी क्या होने वाला था, बंद होने वाला था। और इसीलिए आपका सीक्रेट कमेटी की रिपोर्ट और बहुत ज्यादा बहस होने के बाद 1773 को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने आपका संसद में एक अधिनियम पारित करते हैं, और इसी अधिनियम को पारित करके उसका नाम है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है इसका, आपका रेगुलेटिंग एक्ट। नाम से ही समझ आ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, नियामकी के लिए उन्होंने आपको बहुत बड़ा फैसला लिया था, बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया। क्लियर। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो भारत में अभी 3 स्वतंत्र प्रांत है, बताओ पहले आपको, मद्रास प्रांत एक स्वतंत्र प्रांत है, बढ़ चुका है, बंबई प्रांत, और तीसरा क्या है, बंगाल प्रांत। 3 स्वतंत्र प्रांत है। इन प्रांतों पर उनको क्या करना है, नियंत्रण करना है। नियंत्रण 2 तरीके से करेंगे। कहाँ करेंगे, एक तो वहां के जो अधिकारी कर्मचारी प्रशासक हैं, जिनको किन्होंने भेजा, इंग्लैंड वालों ने भेजा, उनको कंट्रोल करना है। दूसरा कंपनी को कंट्रोल करना है, और तीसरा प्रशासन करना है। तो ये 3-4 चीजें उनके मुख्य उद्देश्य थे। अब देखेंगे वो कैसे कंट्रोल करेंगे। पहली बात तो बंगाल का, बंबई का गवर्नर अपना अलग था, इसको ना तो मद्रास से मतलब था ना तो बंगाल से मतलब था, नहीं को अपनी से मतलब, यहाँ का गवर्नर अपने हिसाब से शासन चलाता था, तो कोई उत्तरदायित्व नहीं था। और अगर कभी भी अगर संचार करना होता था तो बंबई अलग से संचार करता था, मद्रास अलग से करता था, बंगाल अलग से करता था। तो सबसे पहली बात तो उनको ये समझ आएगी कि वहीं पे लोग क्या हुए, बटे हुए हैं। एक गवर्नर दूसरे गवर्नर को देखना है, पसंद नहीं करना, दूसरा हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है। तो इसलिए उनको पहला बात ये लगा कि सबसे पहले तो भारत में जो हमारे प्रांत है उन्हीं को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब वहां पे पहला हमको एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा जहां वहां खुद रेगुलेट को पहले अगर कोई हम एक चीज भेजेंगे कहीं तो तीनों में हो जाना चाहिए। और इसलिए आपका पहला आपको प्रावधान ये किया गया कि बंबई प्रांत को और मद्रास प्रांत को बंगाल प्रांत के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। ये हमारा बंगाल प्रांत है,
तो पहला काम ये किया गया कि इन आपके प्रांतों को क्या करना है, रेगुलेट करना है। और रेगुलेट करने के लिए आपके बंबई प्रांत और मद्रास प्रांत को किसके अधीन किया गया, बंगाल प्रांत के अधीन कर दिया गया। तो पहला प्रावधान है, आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे पूरा, बंबई मद्रास प्रांत को, बंबई मद्रास प्रांत को, बंबई मद्रास प्रांत को किसके अधीन किया गया, आपका बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब अब आपका दोनों प्रांत अब किसके अधीन हो गए, स्वतंत्र नहीं रह गए, बल्कि बंगाल, क्योंकि बंगाल बड़ा प्रांत था, इन लोगों से कंपैरिजन में 10 गुना लगभग बड़ा था, काफी बड़ा था, बताया ना बहुत बड़ा था प्रांत, इसलिए बंगाल के अधीन कर दिया गया। दूसरा प्रावधान क्या करेंगे आप लोग, तीनों में गवर्नर होता था, बंबई के गवर्नर अलग है, मद्रास का गवर्नर अलग है, बंगाल का गवर्नर, सबके गवर्नर अलग है। अब इसलिए कहा गया कि जो गवर्नर है प्रांत तो अधीन हो गए, लेकिन इसको जो मुख्य हेड है वो भी क्या थे, आपके अलग अलग काम कर रहे थे। अब इसलिए इनके जो गवर्नर थे, गवर्नरों को भी इसके अधीन कर दिया गया, और इसका डेफिनेटली इसका पावर बढ़ाएगा, मतलब ये वाला पद एक पद बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो कोई नीचे आएगा, तीनों तो भी समान है। और इसलिए जो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं कहा जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा, मतलब उसका गवर्नर का क्या बढ़ गया, पद बढ़ गया। गवर्नर जनरल मतलब आप लोग जानने का बहुत मतलब होता है, एक मतलब होता है मध्यस्थ वाला, मतलब जो हेड होता है, मुखिया, जैसे आपने जनरल को जाना, मतलब जो आर्मी चीफ के जनरल होते हैं, तो मुखिया बना दिया गया, हेड होता है। मतलब ये दोनों गवर्नरों के ऊपर कौन रूल करेगा, आपका बंगाल, मतलब बंगाल के गवर्नर कई सारे मामले उसकी बिना अनुमति के लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। तो पहले किसको कंट्रोल किया गया, प्रांतों को। दूसरा, गवर्नर के पावर बढ़ाकर बंगाल के गवर्नर जनरल, लेकिन अब गवर्नर जनरल कंट्रोल हो रहे हैं क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गवर्नर जनरल को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, मतलब करेंगे उन लोग। और तीसरा क्या करेंगे, गवर्नर जनरल के लिए क्या करते हैं उन्होंने, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय सलाहकार परिषद का निर्माण किया गया। 4 सदस्यीय सलाहकार परिषद का निर्माण। क्या है 4 सदस्यीय सलाहकार परिषद, मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता, उसके लिए 4 ऐसे मेंबर, एक 4 कमेटी या परिषद बना दिया गया, काउंसिल, वो काउंसिल के वोट के हिसाब से क्या होगा, आपका वो निर्णय लेगा। अब जैसे गवर्नर जनरल है, ये ब्रिटेन से 4 लोगों को भेज दिए गए, 1 2 3 4, या कितने लोग हुए टोटल, 5 लोग हो गए। अब कोई भी निर्णय लेने, मान के कोई भी निर्णय लेने, जैसे कहीं कर लगाने हटाना है, अब निर्णय ले, अगर ये 2 सदस्य बोल दिए, 2 में से 3 लोग बोल दिए नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, एक बोलेगा नहीं सही बात है, और गवर्नर जनरल खुद चाहता सही है, तो क्या होगा, पारित होगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 लोग नहीं चाहते हैं पारित हो, एक आदमी चाहता है पारित हो, गवर्नर जनरल भी चाहता है पारित हो पाना, इन दोनों की एक मत है। तो गवर्नर जनरल कुछ कर पाएगा क्या, बताइए, नहीं कर पाएगा, मतलब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पा रहा है क्या, नहीं। आने समझ, माना कि आपका 2 लोग अगर वो हो गया बराबर, माना कि ये बोला कि हमको नहीं करना चाहिए, बोला नहीं करना चाहिए, बोला करना चाहिए, और ये करना चाहिए, दोनों क्या हो गए यहाँ पे बराबर, 2-2 के वोट से। अब गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं, ये आपका कास्टिंग वोट आ जाता है, निर्णायक मत आपको गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है, आप निर्णायक मत ले सकते हो, अगर कम जाए बराबर हो जाते हो, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर गवर्नर जनरल को एक निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, क्योंकि सदस्य लोग बोलेंगे, उनके सलाहकार परिषद, यदि बहुमत होगा तभी कोई भी चीज पारित होगा, अन्यथा नहीं। मतलब गवर्नर जनरल को यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उनको रेगुलेट कर दिया। पहले किनको रेगुलेट किया, प्रांतों को, अब दूसरा किसको रेगुलेट कर रहे हैं, आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को रेगुलेट किया। इसको लिख लेंगे आप लोग, पहला गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो गवर्नर जनरल के सलाह के लिए 4 सदस्यीय सलाहकार परिषद, मतलब उनके निर्णय के लिए 4 सलाहकारी सदस्य परिषद का गठन किया गया। ये आपका तीसरा प्रावधान। चौथा प्रावधान, चलो प्रांत रेगुलेट हो गए, यहाँ पर गवर्नर जनरल भी रेगुलेट हो गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये है ब्रिटेन, बहुत दूर है, और ये है आपका भारत, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ब्रिटेन है हमारा, और एक है ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे, भारत में तो प्रांत भी रेगुलेट हो रहे हैं और आपके गवर्नर जनरल, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसा काम कर रहा है, ये इनका व्यापारिक काम कैसे चल रहा है, व्यापार उनका कैसे चल रहा है, बताया, और लोग दिवालिया घोषित होने वाले थे, निपटने वाले थे, तो वो व्यापार कैसे चल, उसका रिपोर्ट तैयार, मतलब उसको पता होना चाहिए, ऑडिटिंग होना चाहिए प्रॉपर, उनकी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा।
और दूसरा प्रशासन का भी काम मिल गया तो उनको। अब प्रशासन का भी काम, प्रशासन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको कैसे पता चलेगा, ब्रिटेन में लोग बैठे। और इसीलिए जो आपका भारत में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है और यहाँ पर आपका ब्रिटेन के आपके जो प्रधानमंत्री, वहाँ पे जो आपके जो गवर्नमेंट है, इन दोनों ने, इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच एक आपका कड़ी, एक चैनल बैठा दिया दोनों के बीच, एक चैनल दोनों को जोड़ने के लिए। और ये चैनल क्या कर रहा था आपका, ये चैनल क्या करेगा, यहाँ पर जो व्यापार और प्रशासन संबंधी जो भी काम होगा उसके लिए क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। और रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, पूरा रिपोर्ट बनाकर क्या करेगा, किसको भेजेगा, ब्रिटेन की सरकार को देगा, प्रधानमंत्री को वहां के। क्लियर। अब यदि उसके बाद ब्रिटेन की सरकार को यदि कुछ सलाह भी लेना होता तो इन्हीं से लेते थे कि काम कैसे करवाने, और यदि किसी चीज को इम्प्लीमेंट लागू करवाना था तो इनको पहले आपको ऑर्डर करते थे, इनको बताते थे, क्योंकि आपका ब्रिटेन में होता था ना इसकी ऑफिस, और आपका किसको आपका ऑर्डर को वहां जाकर भारत में आकर उसको क्या करवाते थे, फॉलो करवाने के लिए बोलते थे कि आपका ऐसा ऑर्डर, आप काम कीजिए, हम सामने खड़े हैं। तो इसका मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, एक उन्होंने चैनल बनाया है और इसी का नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी नाम मिलेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने मेंबर थे आपके, 24 सदस्य हुआ करते थे। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, जो भारत में वो व्यापार और प्रशासन दोनों चला रहे हैं, दोनों क्षेत्रों को, व्यापार के क्षेत्र में भी और प्रशासन के क्षेत्र में भी जो काम कर रहे हैं उनको क्या करना था, रेगुलेट करना था। और उसके लिए उन्होंने आपका एक और चौथा प्रावधान किया है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का आपका गठन किया, मतलब एक ऐसे संगठन, एक ऐसे परिषद का गठन किया जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के बीच का क्या करेगा, कड़ी के रूप में काम करेगा, मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया। तो चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करे। आया समझ। तो चौथा प्रावधान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको ध्यान रखना आपको। आया समझ। रेगुलेट कैसे होगा, पहले प्रांत हुए रेगुलेट, फिर इनके जो अधिकारी हो गए रेगुलेट, पूरा अधिकारी सब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या हो गया, रेगुलेट हो गया। तो 4 प्रावधान हो गया। पांचवा प्रावधान, अब ये कहा गया, पहले कोई भी विवाद होता था, छोटा मोटा विवाद होता था तो उनको कहाँ जाना पड़ता था, ब्रिटेन जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था, और इंग्लैंड के कोर्ट में लोग अर्जी डालते थे। तो बार बार टाइम वेस्ट होता था आपका, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया, कोई समस्या हो गया तो, और इसलिए कहा गया कि कलकत्ता में एक कोर्ट का, एक आपका न्यायालय का गठन होगा, और इसलिए आपका कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, सुप्रीम कोर्ट। आज जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं है ना, ये अलग सुप्रीम कोर्ट है, इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ये बाद में हाई कोर्ट बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो पहली बार आपका क्या हुआ, कलकत्ता में। कहाँ हुआ गठन आपका, कलकत्ता। तो कलकत्ता में विवादों के निपटान के लिए क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। कहाँ गठन किया गया है, कलकत्ता। मतलब विवादों के निपटान के लिए भी एक पहली बार यहाँ पर हम देखेंगे विधायिका। देखो आपको आगे मैं पढ़ाया था, विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, क्या होता है, न्यायपालिका। ठीक, अभी तक जो गवर्नर जनरल दोनों काम कर रहे हैं ना, वो विधायिका मतलब कानून भी खुद बना लेता है और लागू भी खुद करता है। लेकिन पहली बार हम आपको भारत में देखेंगे एक आपका नया जो आपका जो सरकार जो शासन का जो अंग होता है न्यायपालिका, पहली बार हमको कहाँ दिखाई देता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिखाई देता है। बन जाएगा। पांचवा जो पारित किया गया, छठवां जो आगे है, आप सभी को पता होगा इसमें क्या हो सकता है। इसमें हो सकते जो अधिकारी कर्मचारी जो रिश्वत लेते थे, घूस लेते थे, भेंट लेते थे, उपहार लेते थे, इन सब को प्रतिबंधित कर दिया गया। आप किसी भी प्रकार के राजा महाराजा नवाब से आप किसी प्रकार का उपहार भेंट नहीं ले सकते थे। बहुत सारे लोग वो होते हैं, मैं घूमने गया, उन्होंने मुझे उपहार स्वरूप 50 एकड़ खेत दे दिया, ठीक है ना, इस टाइप को लोग आपको बहाना रहता था। मेरी कोई गलती नहीं, सामने वाला दे रहा, मैं क्या करूँ करके। अब पता है आपको कैसे होता रहा होगा उस समय आपको, ठीक है, मतलब जबरदस्ती देना ही पड़ता था। तो मेरे को जबरदस्ती उपहार दे, भेंट दे सकते, क्यों मांगते। तो ये कहा गया किसी प्रकार का, आप उसको पूरा लिखेंगे या तो हम उसको लिखकर आपको पॉइंट करवा देंगे, आपको कहीं मिल भी जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का उपहार भेंट, कोई भी प्रकार का रिश्वत घूस नहीं लिया जाएगा। ये मुख्यतः 6 प्रावधान थे, आपको इतने को याद रखना है। इनमें से 2-4 को पूछा जाता है। सीजीपीएससी 2014 का जो प्री का क्वेश्चन था, आप जाकर आज देख लीजिए, ये पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट को, पूछा गया था प्रश्न आपका। यहाँ से प्रश्न आते हैं ना बहुत ज्यादा संवैधानिक विकास से, हर साल एक आध प्रश्न बन जाते हैं। क्या पूछा गया था वहां पर आपका कि सुप्रीम कोर्ट का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत हुआ है, और उसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 समय 5 ऑप्शन हुआ करते थे।
और 5 ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन था 1813 था, 1858 था, 1784 था, और एक कुछ था 1833 कुछ था, और एक था इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कब हुआ था गठन उसका? 1773 के एक्ट में हुआ है। क्लियर? एक बार और कुछ पूछा है आपका, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब कहा जाता है? पुराना वाला पेपर में। तो आपका ये गवर्नर जनरल 1773 के एक्ट में। क्लियर? ये दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ गवर्नर जनरल को याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट, और इसको 4 सदस्यीय सलाहकार परिषद जो आपका कास्टिंग बोर्ड है आपका जो मिलकर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 1773 का को बहुत इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा तक आप लोग से। अगर यही क्वेश्चन आपका 1773 का एक्ट अगर मेंस में पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो मेंस में लिखा जाएगा, मैं बस बता रहा हूँ, आप एक बार लिखने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं लिख पाएंगे तो मैं आपको कल उसको लिखकर बताऊंगा, या फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। आज में मैं उसको लिखना सिखाऊंगा, पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अगर आपको 2 नंबर में पूछा तो सीधा सीधा 6 प्रावधान लिखकर खत्म करना। कोई आपको 6 प्रावधान भी चाहे लिख पाएंगे, तो 4 लाइन रहता है। 2 नंबर पूछा तो 4 नंबर पूछा तो 6 लाइन रहता है, सीधा 6 प्रावधान लिखेंगे। कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूं तो शुरुआत में आप जब लिखेंगे पहला लाइन तो विशेषताओं को लेकर लिख सकते हैं। इसमें ऐसा लिख सकते हैं, पहली बार भारत में प्रशासन को नियंत्रित या केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, उसके प्रावधान निम्न है, ऐसा करके। अगर 8 नंबर में पूछा गया तो पहले क्या लिखना है? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे इसकी पृष्ठभूमि कैसे रही। 1757 और 64 के युद्ध के परिणामों के पश्चात एक ऐसी परिस्थिति बन गई जहां पर उनको व्यापार के साथ प्रशासन करने पड़ा, लेकिन उनका आपके गैर जिम्मेदारी या फिर आपका बिना उत्तरदायी के शासन प्रारंभ हुआ, जिससे आपका शोषण हुआ, और उसके कारण ये आपका 73 का एक्ट लाया। ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आप बॉडी में लिखेंगे, फिर कंक्लूजन के अगर जगह बचा तो लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखना है। अगर 10 नंबर पे आता है तो आपको इंट्रो लिखना है प्रॉपर, 6 प्रावधान को लिखना है, और कंक्लूजन में परिणाम और महत्व को लिखना है। इसके क्या परिणाम है, इसका क्या महत्व है? परिणाम महत्व में अगर हम देखें तो पहली बार जो आपका इंग्लैंड ने आपका कंट्रोल या नियंत्रित करने का प्रयास किया, पहली बार केंद्रीकृत हुआ ना, मतलब सेंट्रलाइज हुआ आपका, तो पहली बार केंद्रीकृत प्रशासन आया, पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, पहली बार एक ऐसी संस्था बनी थी जो आपकी कंपनी को रेगुलेट करे। तो आपको बहुत सारी बातें हैं, तो आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। मतलब आपको ये समझ आ रहा होगा कि आप लिखना बहुत आसान है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको करना है। अगर बड़ा प्रश्न आता है, छोटा प्रश्न में तो सीधा सीधा इसी को लिखना है। क्लियर है? एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो उसको खुद आपको बताऊंगा। ठीक है, आपका टाइम हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ पर ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। मैं अगला हम एक्ट है, वो एक्ट हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को हम लेते हुए चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में लेते हुए चलेंगे मतलब आधुनिक भारत में जो भी आपके घटनाएं घट रही हैं उनको हम साथ साथ उसको क्या करेंगे, बैकग्राउंड में लेते हुए चलेंगे, और 1-2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ज्यादा लंबा भी नहीं चलेंगे हम लोग, एकदम इसको पढ़ते रहे इसी को, क्योंकि इसको याद करना बहुत टफ है। होता क्या है, जब हम इसको पढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, पढ़ते समय लगता है कि याद हो गया करके, लेकिन एक हफ्ता बाद अगर आपसे कोई पूछे, अभी तो 73 का एक्ट याद होगा घटनाएं क्या हुआ है, ऐसी हमको स्टोरी पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हमको चीजें याद होंगी। लेकिन आप जाएंगे 1800, अचानक आपसे कोई पूछ देगा कहा था 1813 में क्या हुआ, 1833, तो आप वहां पर भूलते जाएंगे, भटकते जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या कर बैकग्राउंड में बहुत अच्छे से हमको लेकर चलना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आज आपको मैंने जो भी बताया है, जो आपको जो वाला डायग्राम बनाकर मैंने आपको जैसे बताया, आपको इसको यूज करना है, बहुत काम आता है, बहुत फास्ट आपका क्या हो जाता है पढ़ाई। इधर आप थ्योरी में हल्का हल्का लिखेंगे बस कीवर्ड को, ताकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होने वाला है। क्लियर है? बाकी आपको ऐसे डेट वाइज को सीक्वेंस में लेकर चलना है। आप मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेंगे अगर घर जाकर, अगर मौका मिले तो, नहीं तो आपके यहाँ पर हम चल रहे हैं। और अगले 2 क्लास में आपके संवैधानिक विकास आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।